ये नहीं है कि सिर्फ हम सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, हम कानूनी लड़ाई जीतने के लिए भी कार्रवाई कर चुके हैं। हमने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ भी, और हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के खिलाफ भी, हर डिस्ट्रिक्ट के ये हमने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर दिया है। और हम जल्दी कंटेम्प्ट की पिटीशन भी डालने वाले हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। उनको वीडियोग्राफी देनी पड़ेगी। एक बार वीडियोग्राफी हमारे पास आ गई, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं सिर्फ दिखाऊंगा, जनता खुद इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का, जनता खुद बिहार की अब तो खुद इलाज करेगी कि इतनी बड़ी चोरी और डकैती तुम लोग कर रहे हो। हमारे पुराने साथी, नए साथी, बिछड़े साथी सब वेलकम हैं। निकालो अपने दिल से जो लेथार्जी आ गई है, डर आ गया कुछ लोगों के मन में, या कुछ लोगों के मन में लालच भी आ गया। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ दूर करो, आलस दूर करो, डर दूर करो, लालच दूर करो और आओ। हम लोग तो पीछे कार्यकर्ताओं की तरह खड़े रहेंगे, लेकिन आए तो सही। जो हमारे दूसरे जो प्रिय साथी हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हो, आए वही लीड करें। मैं पीछे हो जाऊंगा पहले की तरह, मुझे कोई वो नहीं है। तो मुझे तो मजबूरी में प्रेस की लाइमलाइट में आना पड़ रहा है। मेरी बिल्कुल भी इच्छा और मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, ये मजबूरी में मुझे सामने आना पड़ता है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमारे सभी साथी नए पुराने और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स आएँ और लीड करें। महमूद प्राचा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ आके सबसे पीछे खड़े होंगे, क्योंकि इनको पता है जनता कितनी में नाराज़ हो जाए, हम चुनाव ये जो चोरी के वोट है ना उनके माध्यम से जीतेंगे। पेपर बैलेट से जब तक चुनाव नहीं हो रहे, ये 20% एक्स्ट्रा वोट चुरा कर इलेक्शन जीतेंगे, धांधली करके इलेक्शन जीतेंगे, ये बात इन्हें 100% पता है। तो जब तक अगर इनको हटाना है तो सबसे बुनियादी बात यह है कि पेपर बैलेट से चुनाव का आंदोलन होना है, हो ही रहा है, वो मजबूती से होना है। और पेपर बैलेट का आंदोलन जैसे जैसे ताकत पकड़ेगा, अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे बीजेपी और आरएसएस को। ये इस देश की हकीकत है। इस देश से, इससे कोई भी देश में व्यक्ति जो ईमानदार है, सच्चा है, संविधानवादी है, अम्बेडकरवादी है, नज़र नहीं चुरा सकता। दूसरी जो सबसे बड़ी ताकत है इन मशीनों के अलावा, वो है स्लीपर सेल्स। हर एक पार्टी में, जैसे बसपा इतनी मजबूत पार्टी है, मिश्रा जी हैं वहाँ पे, वो एक ही अकेले काफ़ी हैं पूरी बसपा को तबाह करने के लिए। वो तबाह करने के लिए पूरी शक्ति से आगे जा रहे हैं। उनके कारनामे कई पता आप लोगों को नज़र आ ही रहे हैं बसपा के अंदर जो हो रहा है। दूसरा, कांग्रेस के अंदर तो मैं बता ही चुका हूँ कौन कौन स्लीपर सेल हैं। जयराम रमेश, वेणुगोपाल, अब तो शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, ये सब स्लीपर सेल ही तो हैं। जाके मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं बाहर जाके, और देश की तारीफ़ करो भाई। मोदी जी का तो नाम लेते ही देश का नाम नीचे होता है। तो वो कोई भी वफादार आदमी नहीं है देश का जो मोदी जी का नाम जाके कहीं भी लेता है। देश का नाम लो, अपने आप अच्छा हो जाएगा सब। मोदी जी का नाम लिया, सब खराब। तो ये सलमान खुर्शीद टाइप लोग, शशि थरूर टाइप लोग जाके मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो देश का नुकसान करने जा रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि हम वो आंदोलन दोबारा एकदम मजबूती से शुरू कर रहे हैं। बिहार का चुनाव आ रहा है, बिहार में आरजेडी है, सीपीएम है, कांग्रेस है। सबसे मैं कह रहा हूँ स्लीपर सेल को दूर भगाओ और हमारे साथ आंदोलन में आओ। हम लोग 14 जून 2025 को 11 बजे सुबह जंतर मंतर पर इकट्ठे होंगे, ताकि हम लोग बड़ी संख्या में, मैं गुजारिश करूंगा इस वक्त जो देशभक्त है, हम लोगों के पास ना किसी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है, ना हम लोगों के पास धन है, हम लोगों के पास बाबा साहब का संविधान है, उनके दिए हुए एक वोट की ताकत है जो हम ख़त्म नहीं होने देंगे। हम लोगों के पास आपका, जनता का, ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादियों का साथ है। आप लोगों को खुद चल के आना पड़ेगा, ये आंदोलन आपका है, सबको आना पड़ेगा, सब वेलकम है। कोई किसी भी पार्टी का हो, आए और इस आंदोलन में सहयोग करे, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के इस आंदोलन में सहयोग करे। अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते थे, हमने इंतज़ार कर लिया। 14 जून 11 बजे सुबह जंतर मंतर, और उसके बाद ये आंदोलन बिहार जाएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि बिहार में मत पत्र द्वारा चुनाव हो। कितनी कैंपेनिंग कर लें तेजस्वी यादव साहब, लालू यादव साहब, सीपीएम, सीपीआई, जितनी कैंपेनिंग कर लें, जितनी राजनीतिक गठजोड़ बना लें, कांग्रेस कर ले, वोट ही तो मिल जाएंगे। वोट तो जनता आपको अभी भी दे रही है, वोट गिने नहीं जाएंगे।
उसके लिए आपको इस आंदोलन में सहयोग करना पड़ेगा। हम 14 तारीख को पहले जंतर मंतर, उसके बाद पटना में बड़ा प्रोग्राम होगा एक, और उसके बाद बिहार के डिस्ट्रिक्ट में जाके मत पत्र वापस लाने के लिए आंदोलन शुरू हो चुका है, बिगुल बज चुका है। अब हम जनता के हवाले हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के सारे कार्यकर्ता आपके हवाले हैं। आप लोग आइए और ब्रिंग बैक बैलेट यानी कि मत पत्र वापस लाने का जो आंदोलन है उसमें सहयोग कीजिए। अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं, अब ये आंदोलन मत पत्र द्वारा चुनाव शुरू कराकर ही रुकेगा। जो जो नहीं आएगा वो पूरी तरीके से देश की डेमोक्रेसी का, बाबा साहब के संविधान का, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का सच्चा सिपाही नहीं है। ये ऐलान करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। सब हमारे पुराने साथी, नए साथी, बिछड़े साथी सब वेलकम हैं। निकालो अपने दिल से जो लेथार्जी आ गई है, डर आ गया कुछ लोगों के मन में, या कुछ लोगों के मन में लालच भी आ गया। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ दूर करो, आलस दूर करो, डर दूर करो, लालच दूर करो और आओ 14 जून को 11 बजे जंतर मंतर पे आंदोलन बिगुल बच चुका है। जब चुनाव आते हैं तभी आप मत पत्र लेकर आ जाते हैं सर, ऐसा कैसे होता है काम? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है और आप हमारी निंदा करें ये भी वेलकम है, लेकिन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ये आंदोलन रुकने के लिए जयराम रमेश साहब, क्योंकि अदालत से ही रोक लग गई थी ना, हमें अदालत से भी तो फैसले लेने अच्छे, तो अदालत से ही एक तरीके से हमारे सामने एक बहुत बड़ा जाल जयराम रमेश साहब जी ने बिछाया था, वो हमने दूर कर लिया। मैंने अभी आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया। उसके बाद हमने, ये नहीं है कि सिर्फ हम सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, हम कानूनी लड़ाई जीतने के लिए भी कार्रवाई कर चुके हैं। हमने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ भी, और हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के खिलाफ भी, हर डिस्ट्रिक्ट के, ये हमने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर दिया है। और हम जल्दी कंटेम्प्ट की पिटीशन भी डालने वाले हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। उनको वीडियोग्राफी देनी पड़ेगी। एक बार वीडियोग्राफी हमारे पास आ गई, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखाऊंगा। जनता खुद इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का, जनता खुद बिहार की अब तो खुद इलाज करेगी कि इतनी बड़ी चोरी और डकैती तुम लोग कर रहे हो। ये हमने नोटिस दे दिया है हर एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को, और जो सीईओ हैं हरियाणा के उनको भी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये हमने कंटेम्प्ट का कि हमें आपने जो वीडियोग्राफी नहीं दी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, अब हम आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, इसलिए हमने नोटिस दे दिया है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। तो आपकी बात फिर भी सही है और आपको हमारी निंदा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए कि हमने पूरी ताकत हर टाइम क्यों नहीं लगा के रखी, लेकिन मैंने आपको वजह बता दी। एक तो ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा जयराम रमेश साहब, 2 वजह थे, लेकिन हम जैसे ही इन दोनों चीज़ों से हम लोग आगे बढ़े, हमने फ़ौरन ये आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। आपने अभी कहा पुराने साथी, क्या उनसे कोई बातचीत हो रही है आपकी? नहीं, अब मेरा बर्थडे पार्टी तो है नहीं है, बर्थडे पार्टी होगी जब मैं दूंगा, अभी तो समय नहीं है। लीड तो आप कर रहे हैं, तो आप नहीं, मैं लीड नहीं कर, मैं बिल्कुल, मैंने पहले दिन से बोला है, जैसे ही बाकी सब लोग आ जाते हैं, मैं पहले भी सबसे पीछे हो जाता था, अब भी सबसे पीछे हो जाऊंगा। मुझे लीड करने की आवश्यकता है ही नहीं। लीड करें राहुल गांधी जी करें, लीड करें खड़गे जी करें, लीड करें इनसे भी पहले मायावती जी करें, लीड करें अखिलेश यादव जी करें, ममता बनर्जी साहिबा करें, स्टालिन साहब करें, और अभी तो तेजस्वी यादव साहब करें, लालू यादव जी करें, और जो सीपीआई के लीडर हैं वो लोग करें लीड। हम लोग तो पीछे कार्यकर्ताओं की तरह खड़े रहेंगे, लेकिन आएँ तो सही। जो हमारे दूसरे जो प्रिय साथी हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हो, आएँ वही लीड करें। मैं पीछे हो जाऊंगा पहले की तरह, मुझे कोई वो नहीं है। तो मुझे तो मजबूरी में प्रेस की लाइमलाइट में आना पड़ रहा है, मेरी बिल्कुल भी इच्छा और मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, ये मजबूरी में मुझे सामने आना पड़ता है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमारे सभी साथी नए पुराने और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स आएँ और लीड करें। महमूद प्राचा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ आके सबसे पीछे खड़े होंगे। अगर हाँ पुलिस की लाठी चलेगी तो हम लोग आगे आ जाएंगे, ये भी ऐसा मत समझे कि हम इनको आगे करके पुलिस के सामने खड़ा कर देंगे। उस टाइम हम सबसे आगे रहेंगे, गोली चलेगी पुलिस की या लाठी चलेगी तो हम सबसे आगे रहेंगे। मनुवादी मानसिकता, संविधान विरोधी मानसिकता की जो सरकारें बनी हुई हैं आरएसएस और बीजेपी की, उनसे निजात पाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए और देश को आरएसएस और बीजेपी से बचाने के लिए यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण कार्य है
तो वो मतपत्र द्वारा चुनाव है। इस बात को हम लोगों ने जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने आंदोलन शुरू किया था सड़कों पे 5 जनवरी 2024 से हम कभी भी भूले नहीं हैं, कभी भी हमने उसे नज़रअंदाज नहीं किया। हालांकि आप लोगों ने और देश के दूसरे नागरिकों ने भी, ख़ास तौर से अम्बेडकरवादियों ने और संविधानवादियों ने हमसे भी बहुत शिकायत की, बहुत नाराज़गी जाहिर की कि हमने भी कुछ महीनों के लिए ये आंदोलन जो है ब्रिंग बैक बैलेट, मतपत्र वापस लाने का, वोटों में धांधली वाली मशीनों का जो विरोध था और मतपत्र वापस लाने का जो आंदोलन था, थोड़ा धीमे कर दिया था। तो हालांकि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही और बहुत बुरी बुरी बातें भी कही, सोशल मीडिया पे भी कही। मुझे दुखी होने की जगह खुशी हुई इस बात से, क्योंकि इन सभी लोगों को मेरे पास ये बताने की वजह है कि मैंने जानबूझ के नहीं बल्कि कुछ ख़ास हालात की वजह से ये आंदोलन स्ट्रैटेजिकली थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा था, लेकिन छोड़ा नहीं। लेकिन जनता ने जितना नाराज़गी मुझसे खुद जाहिर की, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ये हमारे आंदोलन को कामयाबी की राह पर ले जाएगा, इसमें मुझे अब कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। चाहे ये जो बड़ी बड़ी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये हमारा साथ दें या ना दें, जनता ने मुझे तक गाली देना शुरू कर दिया था। ये मेरे लिए सबसे खुशी का विषय है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े लीडर्स को तो जनता गाली दे ही रही है, मुझे भी इसलिए कि आपने आंदोलन ख़त्म कर दिया। आप भी उसी तरह बेईमान तो नहीं हो गए कहीं। तो मैं पहले तो सफाई दे दूं अपनी खुशी जाहिर करने के बाद, यही काम आपको करना है जनता को। जो व्यक्ति पेपर बैलेट लाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहा, वो संविधान का सही रक्षक नहीं है। उसको आप सवाल करो, सड़क पे करो, उसके घर में जाके सवाल करो, अगर वो ख़ास तौर पे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात ये, अब मैं सफाई भी दे दूं अपनी। आप सब लोगों को याद होगा कि हमने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर लिया था कि 90 की 90 सीटों पे ये हमने 9 दिसंबर 2024 को लिया था, हमें वीडियोग्राफी मिलेगी। ये वीडियोग्राफी से हम किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को इलेक्शन कमीशन चुनाव जिताती है, हम देश की जनता को अपनी आंखों से दिखा देते, सिर्फ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा के 90 की 90 हरियाणा में कॉन्स्टिट्यूंसीज। उससे बचने के लिए सरकार ने 20 दिसंबर के आसपास 21 दिसंबर को कानूनी बदल दिया। ये हिम्मत सरकार की नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन की नहीं हुई, तो हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि कानूनी बदल दिया। लेकिन कानून बदलने से भी उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनको ये नज़र आ गया। तो उन्होंने जो कांग्रेस के अंदर उनके स्लीपर सेल हैं जयराम रमेश साहब, उनको तैयार किया आरएसएस और बीजेपी ने, और उनसे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डलवाई। पिटीशन का नज़र आने में तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ लग रही थी कि जो प्राचा साहब को जो रोकने के लिए, प्राचा साहब को वीडियोग्राफी ना मिले उसके लिए जो कानून बदला है वो गैर कानूनी है, उसको समाप्त कर दिया जाए। परंतु असली मकसद जो मुझे पता था और मैं मना कर रहा था, कोई सुप्रीम कोर्ट ना जाए, जो गद्दार होगा वही सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जो बेईमान होगा वही सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस कानून को ख़त्म कराने के लिए, आरएसएस का जो एजेंट होगा वही जाएगा। उसके बावजूद भी जयराम रमेश साहब ने PIL लगा दी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हर एक हाई कोर्ट में जहाँ जहाँ हमने वीडियोग्राफी CCTV फुटेज फॉर्म 17C लेने की दरखास्त लगाई थी, वहाँ पे एक ही रीज़न बता के तारीख लेनी शुरू की कि जयराम रमेश साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है, हमें हर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए जब तक वो फैसला ना करे। अब वो फैसला तो 5 साल 10 साल बाद जाके जब भी होगा। तो हमारे काम में बहुत बड़ा रोड़ा जयराम रमेश साहब ने, जो स्लीपर सेल हैं आरएसएस के, कांग्रेस के अंदर अटका दिया था। उस स्लीपर सेल के, आरएसएस के स्लीपर सेल के जाल से हम लोग आज़ाद हुए 17 अप्रैल 2024 को, जब हमने सुप्रीम कोर्ट से, बावजूद इसके कि इतने बड़े बड़े वकील जयराम रमेश साहब के लिए पेश हुए थे, हमने उससे अपने गले में जो फंदा लगा था इस आंदोलन के, उससे 17 अप्रैल को निजात हासिल कर ली, जब सुप्रीम कोर्ट से हमने ये आदेश ले लिया कि जयराम रमेश साहब की इस पिटीशन, इतने सारे वकील हमारे खिलाफ पेश हुए थे, देख लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहेगा, लेकिन हमारे केस भी नीचे चलते रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की इस केस की कोई भी संज्ञान नहीं लेगा हाई कोर्ट, और हमारे केस पे को हमारे गुण दोष के आधार पे हाई कोर्ट में फैसले होंगे। तो हम उससे आज़ाद हुए। तो हमने आंदोलन शुरू करने के लिए
फैसला कर लिया और हमने ऐलान भी करने वाले थे, तभी 22 अप्रैल आ गई। पहलगाम में कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया और आरएसएस की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने देश की तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी। तो अब भले ही हम इस सरकार को गैरकानूनी सरकार मानते हैं, मगर क्योंकि देश की जहां बात आएगी तो हमने अपना आंदोलन, हालांकि ये बहुत बड़ा आंदोलन था, हमने भी ये कहा कि अभी हम जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, हम आंखें बंद करके हर काम में सरकार के साथ रहेंगे, जब तक कि सरकार हमें साफ नज़र न आ जाए कि ये बिल्कुल ही देश को लुटा रही है, बेच रही है या जो भी कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार से प्रेस के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को हमला होने की सूचना पहले से दे दी थी। क्या कहूँ मैं, गद्दार ना कहूँ तो उसे, मुखबिर ना कहूँ तो क्या कहूँ। तो मजबूरी में मुझे ये कहना ही पड़ रहा है कि जो मुखबिरी पाकिस्तान को की थी के बावजूद भी सेना ने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल आखिरी जब वो कगार पर थे तो ट्रंप साहब के कहने से, और ट्रंप का साहब को कहा क्यों था, क्या वजह थी, मोदी जी के जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं ट्रंप साहब से और चाइना से मोदी जी डरते हैं, वो अडानी की खातिर, अडानी का डरावा दिखा के, कोई ट्रेड का नहीं होगा डरावा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बेसिक वजह जो ट्रंप साहब नहीं बता रहे हैं, वो अडानी को जेल भेजने की धमकी देके मोदी जी से हमारी फ़ौज को जीत के मुंह से वापस बुला लिया, बिल्कुल कगार पे जीत से। उसके बाद पूरी दुनिया में भारत का जो स्टेचर था, आरएसएस, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ़ी में ऐसा हुआ है, इनके बस की नहीं है या ये कैपेबल नहीं है। मेरा ये इल्ज़ाम है, ये लोग चाइना और पाकिस्तान से मिले हुए हैं। भारत देश की ताकत कभी भी इतनी कम नहीं हो सकती कि पाकिस्तान जैसा देश भारत के ऊपर कूटनीतिक विक्ट्री हासिल कर ले, और उससे भी बड़ी बात कि राजनीतिक सफलता आ जाए उसके पास। मतलब विदेशों में भारत के तो सभी मित्र थे ना, मोदी जी के सारे कारनामों के बावजूद भी भारत के सभी मित्र थे। इन्होंने जाके क्या ऐसा किया है कि भारत के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इनको बेवकूफ़ बता के हम इन्हें क्लीन चिट नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। महत्वपूर्ण विषय यह है कि इन्होंने क्या सौदा किया है देश का जाके, कि आज भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं है। और बाहर जाके भी शशि थरूर साहब हो, सलमान खुर्शीद साहब हो, मोदी जी की जय जयकार करने में लगे हुए हैं। जो चीज़ हो ही नहीं सकती, मोदी जी की जय जयकार हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मुंह खोलते हैं और उनका पता लग जाता है कि इनके पास कुछ नहीं है। ये सब ने देखा है। तो मैं अपने मुद्दे पे वापस आता हूँ। ये सब होने के बाद, उसके बाद आपने बीजेपी के विभिन्न नेताओं को देखा कि ये युद्ध के समय भी हाईवे पे क्या क्या करते पकड़े जा रहे थे। युद्ध के समय में भी ये अपने बीजेपी के बड़े बड़े जो दफ्तर करोड़ों रुपए के बने हैं, क्या क्या करते पकड़े जा रहे थे। और उसके अलावा देश में चाइना और पाकिस्तान का जो एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करो, और तो उन्हें पता है किसी जगह जीत नहीं सकते वो। भारत की सेना को भले ही संसाधन हो या ना हो, वो फिर भी जीत जाएगी। भारत के लोग और भारत का संविधान इतना मजबूत है, इतने ताकतवर हैं कि हम पे सब मुसीबतें आ जाए तब भी हम झेल के भी जीत जाएंगे। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हो जाएं तब भी हम नहीं हार सकते। मतलब इससे ज़्यादा दुख की बात और इससे ज़्यादा मुसीबत की बात देश में कोई नहीं हो सकती कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से हैं, फिर भी देश कमज़ोर नहीं होके दे रहा। तो ये चाइना और पाकिस्तान को पता है, देश कमज़ोर एक ही तरीके से होगा, वो है जो पहलगाम में आतंकवादियों ने बोला था हिंदू मुसलमान करो, वही काम आरएसएस और बीजेपी कर रही थी। चाहे वो हमारे सेना के जो जवान हैं उनके बारे में बोला हो, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, या दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो भी हो। तो ये सब जो मुसीबतें आ रही हैं, इनका हल क्या है? देखिए, विपक्ष की पार्टीज तो ऐसी हैं, क्या बोलूँ मैं उनके बारे में, स्लीपर सेल्स हर जगह घुसे हुए हैं। मोदी जी का इस्तीफ़ा मांगते भी लोगों को शर्म आ रही है। मेरा ये साफ तौर पे कहना है, इस वक्त जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो आरएसएस और बीजेपी की निंदा नहीं करता, वो पूरी तरीके से देशभक्त नहीं है। इतने हालात अब आ चुके हैं, वो पूरी तरीके से देशभक्त नहीं है। ख़ास तौर पे वो लोग जो पढ़े लिखे लोग अपने आप को कहते हैं, ये बिल्कुल साफ बात है। जो उनकी निंदा नहीं करता और जो किसी भी हद तक जाके उनका इस्तीफ़ा मांगने की कोशिश नहीं करता, वो भी देशभक्त नहीं है। एक तो हमें ये बात साफ तौर पे
कह देनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करता है तो उसको देशद्रोही कहने में मेरे ख्याल से कोई हिचक नहीं होनी चाहिए अब। लेकिन जो बुराई नहीं करता उनकी, वो भी पूरी तरीके से देशभक्त नहीं है। लेकिन इस मुसीबत से हम बचे कैसे? क्या मोदी जी को और अमित शाह जी को कोई फ़र्क पड़ रहा है, नड्डा जी को या मोहन भागवत जी को? पूरे देश की जनता, हमारी महिलाओं ने सिंदूर जब बांटने की धमकी दी थी घर घर जाके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, तो चप्पलें लेके तैयार हो गई थी महिलाएं, मारेंगे इन्हें, आओ। तो ये माहौल है देश का। हर व्यक्ति मोदी जी को, अमित शाह जी को देश के साथ देश का नुकसान करने का सबसे बड़ी वजह मान रहा है। अभी आप किसी से भी जाके इंटरव्यू सड़क पे ले लो, लेकिन फिर भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर भी ये बड़े बड़ी टोपियां लगा के फ़ौज की ड्रेस में, मतलब शर्म आनी चाहिए। हमारी फ़ौज का हर एक जो सिपाही बहादुर है उस वर्दी में अपनी फ़ोटो लगा के क्या दिखा रहे हो कि कोई बुज़दिल व्यक्ति भी भारत की फ़ौज में हो सकता है? आपको तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ही बुज़दिल कहते हैं। एक बुज़दिल व्यक्ति, जिसको बुज़दिल उसकी पार्टी के बहुत बड़े नेता कहते हैं, वो अपनी फ़ोटो लगा के ये बता रहा है कि भारत की फ़ौज बुज़दिल भी हो सकती है। मतलब इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? मोदी जी मतलब बुज़दिली, मतलब किसी भी एक सैनिक की, किसी शहीद की, अब्दुल हमीद की फ़ोटो लगाते तो अच्छी बात होती ना। अभी जो शहीद हुए हैं हमारे फ़ौजी, अभी उनके किसी की फ़ोटो लगाते। मोदी जी का मतलब तो बुज़दिली है ना, नाकामी है, नाकारापन है। जो समझदार नहीं होता वो है शक्ल ये। तो उसकी शक्ल लगा के देश की सेना की गरिमा कम करने के काम कर रहे हैं। बड़े बड़े, बिहार में तो खैर फेल हो गया, वरना लोगों को पता नहीं किस तरीके से लाते हैं किराए पे, या जैसे भी, जैसे एयर जहाज़ भर भर के मोदी जी की जय हो रही थी पूरी दुनिया में, और अब निकला क्या? उसका नतीजा सिफर। तो ये जो रोड शो कर रहे हैं बेशर्मी के साथ, हर जगह फेल होने के बाद, फौज को जीत से रोकने के बाद, तो ये बेशर्मी क्यों कर पा रहे हैं?